नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने बैंकपुर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। जैसा कि बेटा आप सब जानते हैं कि पिछले एक दो क्लासेस थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई हैं, लेकिन अब सब कुछ ओके है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास से। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारी क्लासेस फाउंडेशन बैच चल रहा है उसको आप लोग रेगुलर करते रहिए, जिससे कि आपका जो है पढ़ाई कहीं से भी कुछ भी रुकावट ना आए। बाधाएं बहुत आती हैं जीवन में, लेकिन हम लोग को उसी बाधाओं को पार करके आगे बढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आजकल। डिप्रेशन अवसाद भी हो रहा है, डिप्रेशन भी हो रहा है। बहुत अच्छे अच्छे कामयाब व्यक्ति भी इस डिप्रेशन को हरा नहीं पा रहे हैं। लेकिन बच्चे, हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, ये बैंकपुर टीम का वादा है। तो शुरुआत करते हैं। जैसे कि पिछली क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि कमर्शियल बैंक के बारे में हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, एक एक क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लिया है। पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में हम लोग रीड किए, फॉरेन बैंक के बारे में पढ़ाई की, प्राइवेट सेक्टर के बारे में पढ़ाई की, ग्रामीण बैंक के बारे में भी हम लोगों ने अच्छे से देखा। स्मॉल पिछली क्लासेस में हम लोगों ने स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में पढ़ाई की, ठीक है। और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न थे उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। और साथ साथ में पेमेंट बैंक के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ाई की। अब बच जाता है हम लोग का कोऑपरेटिव यानी कि डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक को हम लोग यहाँ पे कुछ समय के लिए विराम देंगे। सबसे पहले डेवलपमेंट बैंक को समझने से पहले हम लोग बैंकिंग के कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे, जिससे कि हम लोग को डेवलपमेंट बैंक को समझने में बाद में आसानी हो। तो शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ डिपॉजिट की। टाइप्स ऑफ डिपॉजिट यानी कि खाता का प्रकार। जैसे जो खाते होते हैं ना बैंक में, उसके प्रकार। बहुत से बच्चे जो पूछते हैं कि सर, क्या खाता का प्रकार जो नॉर्मली कमर्शियल बैंक में जो होता है वो बेसिकली दो तरह का होता है। कमर्शियली बैंक में टाइप्स ऑफ डिपॉजिट दो तरह के होते हैं। और तरह के भी डिपॉजिट्स होते हैं, अकाउंट्स होते हैं। उसको हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे। सबसे पहले डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट। हम लोगों ने शुरुआत की क्लासेस में डिमांड डिपॉजिट्स के बारे में कुछ चीजें पढ़ी थी। डिमांड डिपॉजिट का मतलब ये होता है, यानी कि जो बैंक में हम डिपॉजिट कर रहे हैं, जिस भी बैंक में हम डिपॉजिट कर रहे हैं, उसको ऑन डिमांड प्राप्त करना। मतलब अगर हम किसी भी तरह का रुपया या अपना पैसा सुरक्षित कर रहे हैं या डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक अकाउंट में, तो 24/7 सर्विसेज अवेलेबल हों। मतलब जब भी हम मांग करें पैसे की, वो तुरंत मिल जाए। अब आप कहोगे कि सर कैसे ऐसे संभव है? क्या बैंक तो खुला रहता है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, तो क्या ये संभव है क्या? क्यों? आप एटीएम में जाते हैं और एटीएम से पैसा विड्रॉ करते हैं कि नहीं? विड्रॉ कर लेते हैं, और कभी भी कर सकते हैं 24/7। तो ये ऑन डिमांड के बारे में होगा। और जो भी ऑन डिमांड का मतलब करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कासा भी पढ़ते हैं, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। इसी तरीके से अगर किसी भी पैसे को फिक्स कर दिया जाए, यानी कि एक मियादी बना दी जाए, एक टेन्योर बना दिया जाए, तो वो दो तरह के अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग टर्म डिपॉजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्म डिपॉजिट कहते हैं। ठीक है। तो रिकरिंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, ये दो तरह का अकाउंट होता है। अब आगे हम लोग इसके बारे में धीरे धीरे चर्चा करते हैं। अब जरा देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ दो तरह के डिपॉजिट्स के बारे में पढ़ा और चार अकाउंट पढ़ा। क्या पढ़ाई किया हम लोगों ने? दो डिपॉजिट्स के बारे में पढ़ाई की, मतलब मोटा मोटा जानकारी लिया। और चार अकाउंट्स के बारे में पढ़ाई की, यानी कि कासा और राफा। अब जरा देखना, यहाँ पे खेल बदल जाता है। किस तरह का खेल बदल जाता है? यहाँ पे टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट,
ठीक है। सेविंग अकाउंट में भी एक BSBDA जो कि अभी हम लोग चर्चा करेंगे, और साथ साथ में BSBDS, ये दो तरह के अकाउंट होते हैं सेविंग अकाउंट के अंदर। इसके बारे में पढ़ेंगे। करेंट अकाउंट के बारे में जानेंगे, रिकरिंग अकाउंट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम लोगों ने ले ली है, फिक्स डिपॉजिट के बारे में जानकारी ले ली है। लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे नहीं आ रही हैं। क्या है? एक वोस्त्रो अकाउंट, एक नोस्त्रो अकाउंट, एक लोरो अकाउंट, ये एक नई चीजें आ गई हैं। और साथ साथ में एक स्मॉल अकाउंट, डीमेट अकाउंट, एनआरओ, NRORA और NRE, इसको NRE भी बोलते हैं हम लोग, और एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट। तो आज हम लोग पूरी चीजों के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है? समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेविंग अकाउंट के बारे में। सेविंग अकाउंट के बारे में देखो, एक मोटा मोटी जानकारी अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें, एक परिभाषा की बात करें, तो ये कहा जाता है कि एक बचत खाता एक जमा खाते एक जमा खाता है जो एक रिटेल बैंकिंग में यूज होता है। ठीक है? और उसका जो ब्याज होता है, उसका जो इंटरेस्ट होता है, वो एक सीमित होता है। एक सीमित यानी कि कम होता है, सबसे कम ब्याज मिलता है। ठीक है? मोटे मोटे तौर पे हम अपना पैसा जो होता है वो डिपॉजिट करते हैं। जो सामान्य तौर पर जो अकाउंट्स ओपन होते हैं वो सेविंग अकाउंट होते हैं। क्या होते हैं? सेविंग अकाउंट होते हैं, जो सामान्य तौर पर ओपन होते हैं। अगर हम लोग सेविंग अकाउंट की बात करें, तो एक बचत खाता एक जमा खाता है जो एक खुदरा बैंक में रखा जाता है, और उसका ब्याज हमको एक छोटे इंटरेस्ट के तौर पर मिलता है। ठीक है? अब सेविंग अकाउंट किस तरह से ओपन किया जा सकता है? या तो एक सिंगल कोई व्यक्ति एक अकेला भी ओपन कर सकता है, और नॉमिनी बनाकर एक ज्वाइंट अकाउंट भी खुल सकता है। ठीक है? ये एक खाता खोला जा सकता है। ज्यादातर जो व्यक्ति जो सैलरीड होते हैं, या फिर पेंशनर्स होते हैं, या जो विद्यार्थी अपना अकाउंट ओपन करते हैं, वो सेविंग अकाउंट ही यूज करते हैं। क्लियर है? बातें समझ में आ रही है? फिर से समझ लीजिएगा। सेविंग अकाउंट बहुत एक सामान्य तौर पर जो सेविंग अकाउंट होता है वो ओपन होता है जब भी हम किसी भी बैंक में जाएंगे। जब भी हम बैंक में जाएंगे तो सेविंग अकाउंट ही ओपन होता है। ठीक है? सेविंग अकाउंट ही ओपन होता है। अब बात करते हैं सेविंग अकाउंट में किस तरह की कैसे कैसे क्या चीजें आती हैं। तो देखते हैं। सबसे पहला BSBDA का फुल फॉर्म याद कर लीजिए आप सभी लोग। BSBDA का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। और BSBDS का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट स्मॉल स्कीम। ठीक है? जैसे कि अभी हम लोग स्मॉल अकाउंट के बारे में भी पढ़ रहे थे, तो वो भी एक सेविंग अकाउंट के बारे में बताता है। जैसे बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट स्मॉल स्कीम, ये फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पहले तो एक काम करते हैं, हम लोग इसका पॉइंटर चेंज करते हैं, पॉइंटर का कलर चेंज करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें एक मिनट कलर। ठीक है, अब ओके। ठीक है, अब ओके। तो BSBDA आपका फुल फॉर्म ये हो गया, और बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट आपका ये हो गया। तो आपको सबसे पहले याद करना है BSBDA का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जा चुका है, और BSBDS का फुल फॉर्म, BSBDS का फुल फॉर्म बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब जरा पढ़ते हैं कि BSBDA और BSBDS होता क्या है। सामान्य तौर पर जो हम लोग नो फ्रिल अकाउंट 2014 के पहले जो अकाउंट बोला जाता था, वो नो फ्रिल अकाउंट ही बोला जाता था। अब नो फ्रिल अकाउंट का मतलब क्या होता है? जो सामान्य तौर पर जो जनधन योजना अकाउंट ओपन होता है, वो अकाउंट आपका BSBDA के अंतर्गत होता है। ठीक है? इसमें मिनिमम बैलेंस यानी कि न्यूनतम जो राशि होती है
उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। मतलब आप उसमें आप अकाउंट ओपन करवाने जाते हो सामान्य तौर पर, तो उसमें एक लिमिटेशन होती है कि 1,000 रखना जरूरी है, या फिर 2,000 रखना जरूरी है, या फिर 3,000 रखना जरूरी है। जैसा कि पिछले हम लोगों ने क्वेश्चंस में देखा भी था, जो क्वेश्चंस आ रहे थे 1,000 ग्रामीण के लिए, 2,000 सेमी अर्बन के लिए, और 3,000 जो था मेट्रो या फिर अर्बन एरियाज के लिए। ये कंपलसरी होता है जब सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं। लेकिन जब आप बी एस बी डी ए अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो वहां पे एक कंडीशन होती है। या तो आपके पास राशन कार्ड ऐसा होना चाहिए जो कि अ, जो जनधन योजना को एक सहारा दे। ठीक है, जनधन योजना के अंतर्गत होना चाहिए। अब जनधन योजना के अंतर्गत जो नो फ्रिल अकाउंट का मतलब ही होता है पहले जनधन योजना, यानी कि जीरो बैलेंस अकाउंट खुलता है इसका। ठीक है, जीरो बैलेंस अकाउंट खुलता है, जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन होता है। क्लियर है? इसमें कोई भी राशि ऐसा नहीं है कि इसमें कंडीशन लगी है। इसमें मिनिमम अकाउंट बैलेंस जो है रखना जरूरी नहीं होता है। और साथ साथ में इसमें सरकार की तरफ से 5,000 तक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज भी दिया जाता है। अब आप लोग सोचेंगे कि सर हम लोगों ने ओवरड्राफ्ट के बारे में तो करंट अकाउंट में पढ़ा था, सेविंग अकाउंट में कैसा हो गया? बेटा, आपने अभी हाल में 20 लाख करोड़ का पैकेज के बारे में सुना होगा, और सरकार ने एक योजना निकाली थी कि हर एक के अकाउंट में या तो 500 रुपया महीना, या तो 1,000 रुपया, या तो 5,000 रुपया, इस तरीके से डाले जाएंगे। तो जिस अकाउंट में डाले जाएंगे वो अकाउंट टाइप क्या होगा? वो BSBDA होगा। क्लियर है? वो BSBDA होगा। और BSBDA की एक खासियत होती है कि सरकार की तरफ से या सरकारी योजना की तरफ से इसको लाभ मिलता है। ठीक है, अब साथ साथ में अगला देखिएगा पॉइंट। इसमें ATM, डेबिट कार्ड, रुपए कार्ड दिया जाता है, जिसकी कोई कॉस्ट नहीं लगती है, जिसकी कोई कॉस्ट नहीं ली जाती है। और इसमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी कि एक सीमित ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही? अब हम लोग आप समझते हैं BSBDS के बारे में। BSBDS का मतलब क्या होता है कि इसमें बैलेंस 50,000 के ऊपर नहीं होना चाहिए। सामान्य तौर पर BSBDA जो स्मॉल स्कीम होती है, वो भी कहीं ना कहीं एक योजना के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, लेकिन इस योजना में 50,000 से ज्यादा अकाउंट बैलेंस नहीं होना चाहिए। यानी कि आप चाहे अगर BSBDS किसी व्यक्ति का अकाउंट ओपन है, तो उसमें 50,000 से ज्यादा रुपए नहीं होने चाहिए। ये एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि जो पैसे निकालने चाहिए वो 10,000 से ज्यादा एक मंथ में, एक महीने में 10,000 से ज्यादा नहीं निकालने चाहिए। जो निकासी होगा, पैसे की निकासी 10,000 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, और तीसरा जो पॉइंट है जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें टोटल क्रेडिट ऑफ दिस अकाउंट शुड नॉट एक्सीड 1 लाख। यानी कि आपने एक बार में 50,000 डाले, और फिर दूसरी बार में 50,000 डाले। अब तीसरे बार में आप नहीं डाल सकते। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहा है, यानी कि 1 लाख से ज्यादा उस अकाउंट में पैसे नहीं होने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार एक बार आपको फिर से विस्तार में समझा देते हैं। BSBDA अकाउंट क्या होता है? जनधन योजना के अंतर्गत नो फ्रिल अकाउंट को ही कहा जाता है। नो नीड टू मेंटेन मिनिमम बैलेंस, यानी कि इसमें कम से कम बैलेंस को रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। BSBDA के अंतर्गत एक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है, किसकी तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट की तरफ से
साथ साथ में एटीएम डेबिट कार्ड और रुपे कार्ड की सुविधा मिलती है और लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। अगर हम लोग BSBDS की बात करें तो इसमें याद करने वाली बात क्या है जो कि BSBDA से अलग रखती है, वो ये है कि इसमें 50,000 से ज़्यादा एक बार में नहीं होना चाहिए। ठीक है, 50,000 से ज़्यादा अकाउंट में बैलेंस नहीं होना चाहिए। दूसरा, अब ये एक बार में वन टाइम की बात की जा रही है। विड्रॉ की लिमिट जो होगी वो विड्रॉ की लिमिट 10,000 से ज़्यादा एक महीने में हम लोग निकाल नहीं सकते। किसमें? BSBDS अकाउंट में। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, 1 लाख से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट नहीं हो सकता। 1 लाख से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट नहीं हो सकता, यानी कि एक बार में 50,000 फिर दूसरे बार में 50,000, बस लिमिटेशन खत्म हो गई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब शुरुआत करते हैं आगे से, करंट अकाउंट के बारे में। करंट अकाउंट के बारे में यहाँ पे एक बात बताई जा रही है कि एक दिन में लेन देन की संख्या या लेन देन की राशि की कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है, यानी कि अगर सेविंग अकाउंट की बात करें तो सेविंग अकाउंट में लिमिटेशन है। लिमिटेशन है किस चीज की? ट्रांजैक्शन की लिमिटेशन है। ट्रांजैक्शन की लिमिटेशन है, लेकिन करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन की लिमिटेशन नहीं है। करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन की लिमिटेशन नहीं है। ट्रांजैक्शन की लिमिटेशन नहीं है। ठीक इसी तरीके से सेविंग अकाउंट में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट हमको मिलता है, कुछ ना कुछ ब्याज। अगर हम अपना पैसा सुरक्षित रखे हैं तो ब्याज के तौर पे कुछ ना कुछ मिलता है, जबकि करंट अकाउंट में ऐसा कुछ कोई भी इंटरेस्ट हमको नहीं मिलता है। क्लियर है? यहाँ पे लिखा भी है, खाते में रखी गई राशि पर कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। बैंक ऐसे खातों पर कुछ सेवा शुल्क लेते हैं, यानी कि उल्टे बैंक हमसे पैसा लेता है। बैंक हमसे पैसा लेता है। ठीक है, ब्याज के तौर पे या फिर कुछ सेवा शुल्क के तौर पर, सर्विस टैक्स के तौर पर, सर्विसेज के तौर पर कुछ पैसा लेता है। किस पर? करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में भी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज मिलती है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज मिलती है। बातें क्लियर है? बातें समझ में आ रही होंगी आप सबको। अब बात करते हैं आगे की। जैसा कि हमने आपको बताया कि सेविंग अकाउंट में BSBDA में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज मिलती है। ठीक उसी तरीके से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज इसमें भी मिलती है। अब ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है एडवांस के तौर पर आपसे पैसे, एडवांस के तौर पर कैश दिया जा रहा है। एडवांस कैश दिया जा रहा है, एडवांस लोन दिया जा रहा है। ठीक है बच्चों, ये चीजें समझ में आ रही? तो शायद कुछ इंटरप्शन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी देख लेते हैं। हाँ, ठीक है, ओके, सही है, सारी चीजें सही है। सेविंग अकाउंट के बारे में अभी अभी हम लोगों ने चर्चा की। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में भी एक तरह से लोन दिया जाता है कैश के तौर पर। जब आपके पास पैसे ना हो, जब आपका करंट अकाउंट ओपन हो और आपके पास पैसे ना हो और ज़रूरत के समय पे आपको तुरंत का तुरंत एक तरह से एडवांस कैश के तौर पर दिया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ओवरड्राफ्ट कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए। एक तरह से एडवांस पैसा दिया जाता है हमारे बैंक में। हमारे बैंक अकाउंट में अगर पैसे नहीं हैं, बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हैं,
उस तौर पर अगर मुझे ज़रूरत पड़ रही है, तो तुरंत पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, तो करंट अकाउंट एक सुविधा देता है हमें एडवांस देने की, जिसको हम लोग ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ओवरड्राफ्ट कहते हैं, ठीक है। यदि जमा राशि न्यूनतम सीमा से कम हो जाती है, तो बैंक जमाकर्ताओं से कुछ शुल्क मांगता है। यानी कि अगर करंट अकाउंट की मिनिमम बैलेंस मान लो 50,000 रखी गई है, 50,000 रखी गई है, तो बैंक कहता है, बैंक क्या कहता है कि करंट अकाउंट में 50,000 से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो हम आपसे सर्विसेज लेंगे, यानी कि कुछ शुल्क लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आज आज हम लोग सेविंग अकाउंट, बीएसबीडी अकाउंट, करंट अकाउंट के बारे में अच्छे से पढ़ लिए। तो आज हम लोग क्लासेस को यहीं पे एंड कर रहे हैं। कोशिश करते हैं चीज़ों को आगे समझने की, और साथ साथ में हम लोग जल्दी ही जुड़ेंगे और क्वेश्चंस आंसर्स को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो थैंक यू क्लास। चीज़ों को आगे हम लोग, बहुत सारी क्लासेस हैं, रिकरिंग अकाउंट से लेके सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोग को समझानी बाकी हैं। हम यहाँ पे क्लासेस को ड्रॉप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स हम लोग सबसे पहले करेंगे, फिर आगे के अकाउंट के बारे में पढ़ते चलेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू, थैंक यू।